नमस्कार बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 यह गतिमान आवेश और चुंबकत्व नाम से है। क्लियर? हमने इस चैप्टर से रिलेटेड क्लास 10th में थोड़ी सी कुछ बातें हम इनसे छोटे रूप में हम पढ़ चुके हैं, तो उस चीज़ को हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि हमको इस नए चैप्टर को समझने में सुविधाजनक रहे। तो आइए हम सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में क्लास 10th का देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम वहाँ पर ये पढ़े थे कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के नाम से हम वहाँ पर देखे थे, है ना। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, ये हमको पता है। विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है I = Q/T। यह एक चालक के लिए है, ये हम जानते हैं। उसके बाद इसी में हम ये भी देखे थे कि इसका SI मात्रक होता है एम्पियर। ओके, इतना हम विद्युत धारा के बारे में हम जानते हैं। अब इसी तारतम्य में हम इनके प्रभाव क्या क्या पढ़े थे ये विद्युत धारा के प्रभाव के अंतर्गत 3 प्रभाव होते हैं। एक होता है ऊष्मीय प्रभाव, सेकंड रासायनिक प्रभाव, थर्ड चुंबकीय प्रभाव होता है। यानी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब उसके बाद हम ये देखे थे कि चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर? चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? हम चुंबक के बारे में जानते हैं। चुंबक में N ध्रुव और S ध्रुव होता है। तो चुंबक अपने चारों तरफ, यानी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक इसका प्रभाव वहाँ तक रहता है, वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी ये चारों ओर का एरिया, यह चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ओके, हम यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं आपको ये डायग्राम, यह चुंबक का चुंबकीय बल रेखा कहलाता है। यहाँ पर यह N ध्रुव से स्टार्ट होता है और S ध्रुव पर ख़त्म होती है। आप देख लीजिए, N ध्रुव से यह चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से यह बाहर की ओर जाती है, यानी प्रारंभ होती है, और S ध्रुव पर यह वापस आ जाती है। क्लियर? तो इस प्रकार से हम चुंबकीय बल रेखा के बारे में भी पढ़े थे, और ये जो दिख रहा है यही चीज़ यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। चलिए, चुंबकीय बल रेखा के लिए हम देखें अभी। तो चुंबकीय बल रेखा क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि यह चुंबकीय बल रेखा एक निष्कोण काल्पनिक वक्र होता है। क्लियर? ये सारी चीज़ें हम 10th में पढ़ चुके हैं। यह जो है चुंबक के चुंबकत्व यानी उसकी शक्ति को दर्शाता है, और यह चुंबकीय बल की दिशा को भी बताता है कि किस दिशा में चुंबकीय बल लग रहा है यहाँ पर। और इस चुंबकीय बल रेखा के बारे में माइकल फैराडे ने बताया था। ओके, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रारंभिक चीज़ें ये हमको मालूम होनी चाहिए। अब हम इसी चुंबकीय बल रेखा में ही हम आगे देखते हैं। हमने यहाँ पर हम देखे हैं कि चुंबकीय बल रेखा आया वर्ड, यानी हम इस टाइप का डायग्राम देखते हैं, है ना। मैं अभी आपको बताई हूँ। यहाँ पर ये चुंबक है, चुंबकीय बल रेखा की दिशा को हमको यहाँ पर देखना है। तो चुंबकीय बल रेखा की दिशा किस तरह से होगी? आप देख रहे हैं ये NS, यह एक चुंबक है। अब हम इसके चुंबक के अंदर अगर देखें चुंबकीय बल रेखा की दिशा, तो चुंबकीय बल रेखा की दिशा S से N की ओर होती है। आप देख सकते हैं, क्योंकि हमको पहले पता है, हमको मालूम है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के हिसाब से कि चुंबकीय बल रेखाएं N ध्रुव से प्रारंभ होती है और S ध्रुव पर समाप्त होती है। यानी N ध्रुव से बाहर की ओर निकलती है और S ध्रुव पर अंदर की ओर प्रवेश करती है। ओके, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि चुंबक के अंदर में चुंबकीय बल रेखा की दिशा S से N की ओर होती है, और चुंबक के बाहर में हम देख सकते हैं डायग्राम में यहाँ पर N से S की ओर होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं बनती हैं। आप चुंबकीय बल रेखाओं को कैसे ड्रॉ करते हैं ये आप देखे होंगे 10th में। क्लियर? जैसे जैसे हम दूर जाते, इसमें चुंबक से दूर जाते जाते हैं, यहाँ पर ये जो इनका ये बनेगा वह कैसा बनेगा? यह थोड़ा इनकी जो त्रिज्या है वह बढ़ती जाएगी। आपको पता भी होगा, आगे हम पढ़ेंगे भी कि B इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/r² होता है।
तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आगे हम बायो-सावर्ट के नियम में देखेंगे ये इस बात को। अभी फ़िलहाल हम चुंबकीय बल रेखा के बारे में प्रारंभिक रूप से यह देखें। क्लियर? ये हम 10th में पढ़े हैं। हम साथ साथ ये भी पढ़े थे कि धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना। ओके, तो सबसे पहले इसमें आता है सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना। हम यहाँ पर देखिए, आप डायग्राम पे फोकस देखिए। यहाँ पर हम देखते हैं ये AB एक चालक तार है, सीधा तार है। इसमें हमको धारा प्रवाहित करनी है। तो धारा प्रवाहित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस चालक तार में हम एक कुंजी और बैटरी लगा देंगे। क्लियर? यहाँ पर हम क्या किए हैं, इस चालक तार को इस प्रकार से रखे हैं, एक गत्ता लिए हैं और उस गत्ते के अंदर हम बीच में होल कर दिए हैं और वहाँ पर इसको लगा दिए हैं। जैसे मान लो ये है, देखिए हम इसको एक गत्ते के रूप में समझ सकते हैं। यहाँ पर हम बीच से होल कर देते हैं और यहाँ पर हम एक चालक तार को लगा देते हैं, जिस प्रकार से ये लगा हुआ है इस तरह से। यहाँ पर ये चालक तार है, ये आप ये मान सकते हैं ये चालक तार है। और इधर हम फिर इस तरह से इसका परिपथ बनाएंगे। ओके, तब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ओके, तो चुंबकीय क्षेत्र तार को घेरे हुए वृत्ताकार बल रेखा के रूप में हमको दिख रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो दिख रही हैं, ये वृत्ताकार बल रेखाओं के रूप में है, यानी चुंबकीय बल रेखाएं हैं और यही जो है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। ओके, तार के चारों ओर इसी को कहा जाता है संकेंद्रीय वृत्त। चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ पर संकेंद्रीय वृत्त की तरह है और इस तरह से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। क्लियर? और इसी को ही हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है सीधे धारावाही तार में, यहाँ पर वह वृत्ताकार रूप में है, जैसा कि हम देख रहे हैं। और इसका केंद्र संकेंद्रीय, यानी इसका केंद्र क्या होगा, इसी तार पर ही एक किसी पॉइंट पर होगा। और इन वृत्ताकार रेखाओं का तल तार की लंबाई के लंबवत होता है। आप देख रहे हैं ये चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे दिख रही है ना, ऐसे इस तरह से। तो ये जो है, ये इनका जो तल देखा जाता है वो तार की लंबाई के, ये तार की लंबाई है, इसके लंबवत रहेगी। ओके, आप डायग्राम में देख लीजिए। तो इस प्रकार से हम सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र को हम प्रदर्शित कर सकते हैं और इसके कारण हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है निकालना, यह अभी 12th में हम पढ़ेंगे। इतना हम 10th में पढ़े थे। क्लियर? तो इतना तो पता चल गया कि सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अभी तक हम क्या जाने कि पहला चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, दूसरा सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ओके, फिर हम पढ़े थे धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ओके, तो यहाँ पर हम एक इस तरह से ये एक गत्ता लिए हैं, यहाँ पर बीच में 2 होल कर दिए हैं और सीधी तार को ही हम इस तरह से वृत्ताकार रूप में मोड़ दिए हैं। इनको हम कई फेरे के रूप में भी कर सकते हैं। तो एक तरफ से हम इस तरह से इसको इस प्रकार से, या इस साइड से करो चाहे इस साइड से करो, इस तरह से हम इसको अरेंज करके यहाँ पर इस प्रकार से फिट कर लिए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये धारावाही वृत्ताकार कुंडली जो है इस तरह से हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर हमको धारा प्रवाहित करनी है इसमें, तब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक ये सब सेट करेंगे। क्लियर? अब इसमें हम ये भी देख सकते हैं, जब धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं हम। धारावाही वृत्ताकार कुंडली यह कैसे बनता है, कुंडली को लूप भी कहा जाता है। यह चालक तार ही होता है और चालक तार सामान्यतः तांबे के बने होते हैं और जिन पर कोटेड रहता है विद्युत रोधी पदार्थ का। ओके, जैसे ये तांबे का तार का चालक बना है, इसके ऊपर में एक एग्जाम्पल के तौर पर इसके ऊपर में
विद्युत रोधी पदार्थ की परत चढ़ी रहती है। और लूप चालक तार का घेरा होता है। यह लूप जो है चालक तार का घेरा होता है। जब वृत्ताकार लूप में फेरों की संख्या एक से अधिक होती है तो उसे वृत्ताकार कुंडली कहा जाता है। यानी कि अगर सिंगल लाइन है तो केवल वह लूप कहलाएगी, लेकिन अगर वह उसमें एक से अधिक घेरों की संख्या, जिसको फेरों की संख्या भी कह सकते हैं, तो वह वृत्ताकार कुंडली कहलाती है। क्लियर? तो इस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं, इस जगह में हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को समझने के लिए धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण हम एक यहाँ क्षैतिज गत्ता लेते हैं और तार को वृत्त के रूप में मोड़कर इस क्षैतिज गत्ते में दो बारीक छेद बने हुए हैं, वहाँ से इस प्रकार गुजारते हैं कि इसका केंद्र, इस लूप का केंद्र यहाँ पर गत्ते पर ही रहे। जब वृत्तीय कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं, आप देख रहे हैं धारा प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ पर हम चुंबकीय सुई की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं खींच सकते हैं। और हम यह देखते हैं कि कुछ समय बाद जो ये चालक तार हैं वहाँ पर संकेंद्री वृत्त बन जाते हैं और इस संकेंद्री वृत्त के रूप में यहाँ ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होते हैं। ओके, लेकिन जैसे ही हम यहाँ से दूर हटते हैं तो दूर हटने पर इनकी वक्रता कम होती जाती है और कुंडली के केंद्र पर जैसे ही हम आते हैं, यहाँ कुंडली के केंद्र पर यह जो है यह लगभग समांतर हो जाती है एक दूसरे के। क्लियर? तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, यहाँ पर समानांतर हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पर एक ही दिख रहा है, यहाँ पर और भी हो सकते हैं। यहाँ पर केंद्र पर ये केंद्र वाला पोर्शन है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। ओके, तो यह चुंबकीय क्षेत्र यहाँ यह कुंडली के तल के लंबवत होता है। ओके, कुंडली का तल कैसा है और ये कुंडली के तल के लंबवत होते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार फाइनली हम ये कह सकते हैं कि धारावाही वृत्ताकार लूप या धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र अगर देखते हैं, खींचते हैं, तो हमको यह केंद्र पर ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर मिलने के कारण धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान मिलता है और यह इस लूप के तल के लंबवत होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जब धारावाही वृत्ताकार लूप के एक फलक से, यहाँ पर देख रहे हैं ना हम धारा, यहाँ पर ये जो धारा इस दिशा से ऐसे इस तरह से प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो दिख रही इनका भी डायरेक्शन जो है वो रूल्स के अकॉर्डिंग होता है और इन रूल्स को मैं अभी बताती हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं अगर एक फलक से देखें तो चुंबकीय बल रेखाएं हमको प्रवेश करती हुई दिखती है और दूसरे फलक से चुंबकीय बल रेखाएं हमको बाहर निकलती हुई दिख रही। अगर इधर से देखोगे तो आपको लग रहा है कि प्रवेश कर रही है, इधर से देखोगे तो आपको लगेगा कि वो बाहर की ओर निकलती है। यानी कि धारावाही वृत्ताकार लूप एक चुंबक की तरह कार्य व्यवहार करने लगता है। अगर हम फलक की ओर से देखते हैं, जिस फलक की ओर से देखते हैं और यदि धारा जो है यहाँ पर वामोवर्त है यानी एंटी क्लॉकवाइज है, मान लो यहाँ से देख रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज है, तो यह जो फलक है वह एन ध्रुव की तरह कार्य करेगा। और यदि हम यहाँ से देखते हैं तो हमको धारा की दिशा अगर क्लॉकवाइज अगर दिखता है, दूसरे फलक से अगर देखते हैं तो क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त दिखता है, तो उस कंडीशन में यह जो है एस ध्रुव की तरह कार्य करेगा। क्लियर? तो इस प्रकार से हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में देखें। तो इसमें जब हम दिशा अगर निकालते हैं तो दिशा निकालने के लिए यदि हम यहाँ पर हम सिंपल तौर पर ये कह सकते हैं कि
कि अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अगर हम देखना चाहें यहाँ पर, तो यदि कुंडली का तल कागज में स्थित है तो कुंडली में धारा की दिशा दक्षिणावर्त है ना। कुंडली का तल कागज की दिशा में, कागज में स्थित है और कुंडली में धारा की दिशा दक्षिणावर्त है। ओके, दक्षिणावर्त का मतलब समझ गए आप? क्लियर? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। क्लियर? यदि इसके विपरीत, यदि धारा की दिशा वामवर्त है, वामवर्त है या नहीं आप समझ सकते हो। वामवर्त मतलब इस साइड हो गया, तो वामवर्त है तो उस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होंगे। तो आप यहाँ पर इन दोनों में से कौन से कंडीशन होगा ये आप निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ विद्युत धारा की दिशा वामवर्त है। वामवर्त है मतलब हम यहाँ पर यहाँ पर ये कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। क्लियर? चलिए, तो इसी प्रकार से मैंने ये अभी बताया था आपको कि यह एन ध्रुव और एस ध्रुव की तरह कार्य करता है। मतलब जब यहाँ पर धारा की दिशा अगर ये वामावर्त में है तो वो ध्रुव जो वो वाला जो सिरा है वह एन ध्रुव की तरह कार्य करेगा। यदि धारा की दिशा दक्षिणावर्त है तो वह जो सिरा जो है वह एस ध्रुव की तरह कार्य करेगा। तो इस तरह से एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तभी तो धारावाही वृत्ताकार कुंडली बनता है वो। तो वहाँ पर वह धारावाही वृत्ताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के कारण वह एन ध्रुव और एस ध्रुव यानी एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। क्लियर? अगला हम पढ़े थे परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका कैसे बनती है आपको पता होगा कि यदि एक लंबी बेलनाकार कुंडली लेते हैं और उसको किसी विद्युत रोधी पदार्थ जैसे चीनी मिट्टी, एस्बेस्टस, इन सब पर तांबे के विद्युत रोधी तार के बहुत से फेरे अगर पास पास लपेट कर बनाए जाते हैं तो वह बेलनाकार कुंडली परिनालिका या उसे हम सोलेनाइड कहते हैं। आप देख रहे होंगे इस तरह से यहाँ पर एक लंबी बेलनाकार परिनालिका दिख रही है जिसको हेलिक्स कहा जाता है। विद्युत रोधी पदार्थ यानी चीनी मिट्टी है, चीनी मिट्टी रहता है बेस, चीनी मिट्टी के ऊपर में या एस्बेस्टस के ऊपर में वहाँ पर तांबे का तार जो इंसुलेटेड रहता है उसका फेरे अगर लपेट कर वहाँ पर बनाया जाता है, ये होता है परिनालिका। क्लियर? अब यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़े हैं वहाँ, है ना। तो जब किसी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है इस तरह से, ऐसा रूप में भी है, और हम अगर धारा प्रवाहित करते हैं तो इस प्रकार से ये परिनालिका है। इस परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हम इस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं कुंजी और बैटरी से। तो जब किसी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका प्रत्येक फेरा धारावाही लूप की तरह कार्य करता है। हर एक फेरा धारावाही लूप की तरह कार्य करता है। तो परिनालिका के सभी फेरों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उस टोटल चुंबकीय क्षेत्र, वह टोटल जो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा वह हर एक फेरे के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके सदिशी योग के बराबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वह क्या होती है? एक सदिश होती है। तो एक बार फिर से बता देती हूँ, परिनालिका के सभी फेरों में, परिनालिका के जो सभी फेरे हैं, सभी फेरों के कारण जो उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र है वह प्रत्येक फेरे के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होता है। क्लियर? आगे हम इस डायग्राम से देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। अभी मैं वही बताती हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें आ जाते हैं। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि पास पास के दो फेरों के बीच चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जो पास पास में यहाँ पर होंगे वो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। परिनालिका के अंदर में अगर हम एक बिंदु X लेते हैं, यहाँ पर इसमें कहीं पर भी आप एक बिंदु X ले सकते हैं। इस X बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो है
वह आप ये देख सकते हो कि इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगभग समांतर की कंडीशन में है। ठीक है, यानी एक समान और तीव्र परिनालिका के अक्ष के अनुदिश है। ये है परिनालिका, इस परिनालिका के अक्ष के अनुदिश हमको यहाँ पर दिख रहा है। तो और परिनालिका के बाहर, इस सोलेनॉइड के बाहर अगर हम एक पॉइंट y ले लेते हैं यहाँ पर, उस कंडीशन में यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही वीक होगा, दुर्बल होगा और अक्ष के अनुदिश तो रहेगा ही ये भी, और अक्ष के अनुदिश होता है। लेकिन यदि परिनालिका की में लंबाई अधिक और फेरों की संख्या बहुत अधिक हो, सघन हो जिसको कह सकते हैं, तो प्रत्येक उसके अंदर हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के समानांतर होगा, अगर फेरों की संख्या अधिक होगी तब, अदरवाइज नहीं। तो इस प्रकार, और बाहर में चुंबकीय क्षेत्र का मान लगभग शून्य होता है। इसके बाहर में अगर हम इधर देखें ना, इसके बाहर, तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान लगभग शून्य होता है। यहाँ पर ये जो दिख रहा है वो फेरे। अब यहाँ हम ये देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर क्रॉस करके आप लोगों को दिख रहा है इस साइड, ये ठीक है, और इधर ये डॉट करके दिख रहे हैं, और ये सारे ये जो हैं ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं, ये संकेंद्रित चुंबकीय बल रेखाएं हैं। और इस तरह से, इस प्रकार से ये भी चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ओके, तो कागज के तल के बाहर आने वाले विद्युत धारा, कागज के तल के बाहर आने वाले विद्युत धारा को डॉट से दर्शाया जाता है, और कागज के तल में भीतर की ओर जाने वाले विद्युत धारा को हम क्रॉस से दर्शाते हैं, इस प्रकार से। क्लियर? अब हम आते हैं विद्युत चुंबकत्व। अब इसको हमको अभी 12th में पढ़ना है। तो यह विद्युत चुंबकत्व भौतिकी की वह शाखा है जो चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकत्व की उत्पत्ति में संबद्ध है। तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। क्लियर? हम इसके पहले जानते हैं कुछ चीज़ें और अभी हम देखते भी हैं, और इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। तो चुंबक को हम कहाँ पढ़े थे? स्थिर विद्युत क्षेत्र में पढ़े थे, और यह अभी हम चुंबक को देखें। चुंबक में क्या होता है? चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जहाँ पर वह अपना प्रभाव दिखाता है या बल का अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता, देखे हैं। और उसी चुंबक स्थिर रहता है वहाँ पर। ओके, चलायमान नहीं है, स्थिर है, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है चुंबक के द्वारा। ये हम अभी देख चुके हैं। अब यहाँ पर अब हम देखते हैं, अभी हम देखेंगे अभी गतिमान आवेश एक समान गति करता है, तब उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। ये चीज़ हम आगे अब पढ़ेंगे। अब धारावाही चालक, ये चीज़ अभी हम देखें। धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है लेकिन विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। एक चीज़ और है, त्वरित आवेश। त्वरित आवेश यानी जिनको गति प्रदान किया जाता है, वह त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करता है और साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, और विद्युत चुंबकीय तरंगे या जिसे विकिरण या रेडिएशन कहते हैं, ये तीनों चीज़ें यह उत्पन्न करता है। तो हम ये यहाँ पर इतना देखें, इससे हम ये समझ सकते हैं कि बिना आवेश के हमको विद्युत क्षेत्र नहीं मिलता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र बिना चुंबक के मिल सकता है। ये चीज़ हम लोग यहाँ पर अभी ये 4 पॉइंट्स मैंने बताया, वहाँ से हमको ये पता चल गया कि बिना आवेश के विद्युत क्षेत्र नहीं मिलता है, लेकिन हमको बिना चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र मिल जाता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, इस प्रकार एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देख लेते हैं, स्थिर विद्युत आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, और विद्युत धाराएं केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करती है, क्योंकि धारावाही चालकों पर कुल आवेश
शून्य होता है। चुंबक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये चीज़ मैं पहले ही बता। अब हम ओर्स्टेड के प्रयोग को देखते हैं। 1822 में डेनमार्क के एक भौतिक शास्त्री ओर्स्टेड थे। उन्होंने एक खेल में ही यह एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने क्या देखा कि जब वे एक चालक तार लिए और उस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किए तो और उसके आसपास उसके नीचे में चुंबकीय सुई रखे तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो इसका मतलब चुंबकीय सुई चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। उसके लिए उन्होंने ये सेटअप तैयार किया, उसको हम देखते हैं। देखिए उन्होंने क्या किया, एक चालक तार ए बी लिए। ओके, इसमें धारा प्रवाहित करनी है तो किसी भी चालक में धारा प्रवाहित करनी है, मतलब हमको क्या चीज़ चाहिए, यहाँ पर कुंजी लगाएंगे और सेल या बैटरी लगाएंगे। क्लियर? इस तरह से ये परिपथ तैयार हो गया। अब पास में ही इस चालक के समानांतर में ही यहाँ पर पैरेलल में चुंबक की सुई रखे। ये स्टैंड है, ये चुंबक की सुई है, ये पहले का कंडीशन है। ओके, इस तरह से यहाँ पर रखे। अब यहाँ इस परिपथ में धारा प्रवाहित करनी है, यानी कुंजी के का प्लग लगा देते हैं और इधर फिर यहाँ पर बैटरी से धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार से आप देखिए, तो यहाँ पर यह चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। विक्षेपित होने से तात्पर्य यह है कि यह इस कंडीशन में था, यानी आप दिशा के बारे में जानते हैं, उत्तर दक्षिण दिशा, और ये क्या है, पूर्व पश्चिम दिशा। तो पहले कैसी है ये चुंबकीय सुई, देखिए उत्तर दक्षिण दिशा में है। अब जब विद्युत धारा प्रवाहित हुई इस परिपथ में और पास में यह रखी है, तो यह चुंबकीय सुई आप देखिए कैसे पोजीशन में आ गया है, ये इधर वेस्ट पोजीशन में आ गया, यानी पश्चिम दिशा में आ गया है। तो इस तरह से यह पश्चिम दिशा में विक्षेपित हो जाती है। और विद्युत धारा की दिशा कैसे प्रवाहित हो रही है आप देखिए यहाँ पर, ये सारी चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगी और डिटेल में। तो यहाँ पर किस तरह से प्रवाहित हो रही है आप देखिए, यहाँ दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि किसी चालक तार में ओर्स्टेड ने धारा प्रवाहित किए तो वहाँ पास में रखी चुंबकीय सुई इस प्रकार विक्षेपित हो जाती है, यानी जब धारा दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई का n ध्रुव पश्चिम दिशा में विक्षेपित हो जाता है। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ओके, अब यानी यहाँ आप देख लीजिए इसका पोजीशन भी चेंज हो गया है, यह ऊपर की तरफ चला गया और यह जो है यहाँ नीचे की साइड आ गया। तो यह ओर्स्टेड का प्रयोग है। इसी में ही दूसरे कंडीशन उन्होंने और देखा और क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए उसको मैं बताते जाती हूँ अभी। नेक्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया, इसी को ही यहाँ पर बैटरी का कनेक्शन आप देखिए पहले कैसा था, इस बैटरी का कनेक्शन किस प्रकार था, उनको इंटरचेंज कर दिए। मतलब इस तरह से इनका धन ध्रुव पहले किधर था, इस साइड था, तो अब ऋण ध्रुव को दोनों को आपस में चेंज कर दिए। ओके, और कुंजी तो वही उसी जगह में है, यानी कि धारा की दिशा को बदलने के लिए ये किया गया। अब देखिए आप यहाँ पर, यहाँ जब धारा प्रवाहित की जाती है यानी कुंजी के का प्लग लगाया जाता है तो यहाँ पर धारा जो है इस दिशा में पहले की जस्ट विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। तो यह चुंबकीय सुई भी पहले की तुलना में उसके जस्ट दूसरे विपरीत दिशा में यह विक्षेपित हो जाती है। तो इस प्रकार से पहले यह जो है ऊपर विक्षेपित हो रही थी इस कंडीशन में, अभी देखिए यह जो है नीचे जो है विक्षेपित हो जा रही है और ये वाला पोर्शन ऊपर चला जा रहा है। तो इसको हम अगर कहें इस भाषा में, दिशा की भाषा में, कि यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा उत्तर से यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई, आप देखिए चुंबकीय सुई का n ध्रुव किधर आ गया है, पूर्व की तरफ आ गया है। तो यानी चुंबकीय सुई, तब इस कंडीशन में चुंबकीय सुई का n ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव पूर्व की ओर विक्षेपित होता है। क्लियर? और अगर हम यहाँ पर माने उन्होंने इसमें थर्ड ऑब्जर्वेशन ये देखा कि यदि धारावाही तार को चुंबकीय सुई के नीचे रख देते हैं, यदि जस्ट नीचे, अभी तो समानांतर में रखे हैं, और जस्ट नीचे अगर रख देते हैं तो धारा की दिशा भी बदल जाती है। ओके, अब और यदि हम यहाँ पर कुंजी के प्लग जो हम लगाए हैं उसको निकाल देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर इस धारावाही तार में विद्युत धारा प्रवाहित होना
बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यदि धारावाही तार में विद्युत धारा के प्रवाह को बंद कर दें तो चुंबकीय सुई अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है। मतलब कैसी आ जाएगी, इस NS पोजीशन पे आ जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम ये जो कुछ इसमें प्रेडिक्शंस देखे जो उन्होंने ओर्स्टेड ने जो अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान उनको प्राप्त किया था, तो फाइनली इस निष्कर्ष पर आए कि चुंबकीय सुई केवल चुंबकीय क्षेत्र में ही विक्षेपित होती है, यानी इस चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो यहाँ पर आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इस वजह से यह चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। तो ओर्स्टेड के प्रयोग का यह सारांश है कि किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्लियर? मैं इसके जो स्टेटमेंट अभी बताई हूँ उसको मैं बता देती हूँ, आप एक बार देख लीजिए, नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।